मैं आप सभी दोस्तों का सोडा उत्कर्ष क्लासेस में स्वागत करता हूं। हमारे जीवन के अंदर बहुत सारी परेशानियां आती है, बहुत सारी दिक्कतें भी आती है, जिससे ज़्यादातर बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर हौसला है किसी चीज़ को पाने का, किसी चीज़ को पाने का अगर आपके अंदर हौसला है ना, तो ये परेशानियाँ कुछ नहीं बिगाड़ सकती। चाहे ज़िंदगी में कितनी भी परेशानी क्यों ना आ जाए, अगर आपके अंदर कुछ करने का हौसला है ना, तो वह हौसला आपको हर बुलंदियाँ तक ले जाएगा। जीवन के अंदर कभी भी हौसलों को ये मत बताओ कि आपकी परेशानी कितनी बड़ी है। जीवन में कभी भी हौसलों को ये मत बताओ कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है, बल्कि परेशानियों को ये बता दो कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है। बल्कि परेशानियों को ये बता दो कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है, कि हमारे अंदर हौसला है, हम तुमको पा सकते हैं। चाहे परेशानी हमारे अंदर कितनी भी है क्यों ना आ जाए हमारी जिंदगी। तो इसी प्रकार लगन के साथ पढ़ते रहो, चाहे जीवन में जो भी परेशानी आए, परेशानी चली जाती है, लेकिन हौसला नहीं जाना चाहिए। तो इसी के साथ मैं आज की क्लास का आगाज़ करता हूँ, और आज की क्लास बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है भारतीय राज्य व्यवस्था को लेकर। आज मैं भारतीय राज्य व्यवस्था का ऐतिहासिक जो चीज़ें रही है, उस ऐतिहासिक चीज़ों को आपको ज्ञात करवाने की कोशिश करूँगा। तो देखो, हम मानते हैं कि हमारा देश 1947 को आज़ाद हो गया था, और 1950 के लगभग हमारे यहाँ पर संविधान बन गया था, तैयार हो गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। लेकिन सही बात ये नहीं है दोस्तों, संविधान बनाना कोई आम बात नहीं है। ऐसे नहीं कि बस संविधान बन गया और चलो संविधान बन गया। एक बात आप सपोज करने की कोशिश करो, मैं आपको ले जाता हूँ 1700 ईस्वी के अंदर। एक बात थोड़ी सी गौर करने की कोशिश करो मेरे दोस्तों। 1700, जैसे मान लो एक सन है 1700 और आज सन चल रही है दोस्त 2023। 1700 और 2023, एक बात इमेजिनेशन करने की कोशिश करो। 1700 में जब अगर जाने की कोशिश करो, 1300 में आने की कोशिश करो, कितना बड़ा डिफरेंस है। उस समय राजतंत्र था भारत के अंदर। राजतंत्र से किस प्रकार से लोकतंत्र बन गया, और आज हम सुकून की जिंदगी जी रहे हैं दोस्त। हमारे भारत के अंदर हवा ले रहे हैं, एकदम सुकून की जिंदगी जी रहे हैं। आज इतने सालों में इतना परिवर्तन कैसे आ गया? ये आया नहीं है दोस्तों, ये लाया गया है। कुछ कंडीशनें होती है, कुछ परिस्थितियां ऐसी हो जाती है जिसके कारण लाने की इच्छा किसकी थी? कोई नहीं चाहता था। मतलब ऐसा कोई डायरेक्ट थोड़ी किया गया था कि हम चाहते हैं लो हमको लोकतंत्र दे दो, बस भारत में लोकतंत्र हो गया। बहुत बड़ी प्रक्रिया है। 200 सालों की प्रक्रिया के द्वारा यहाँ पर अनेक चीज़ें लाई गई, धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी चीज़ें लाई गई थी। मैं बात करूँ दोस्त 1857 की, जब 1857 की जब क्रांति हुई थी, तो 1857 की क्रांति के बाद में भारत का संवैधानिक विकास होना स्टार्ट हो गया था। यानी भारत के अंदर कॉलेजें बनने स्टार्ट हो गई थी, भारत के अंदर अनेक प्रकार के विकास होने स्टार्ट हो गए थे। यानी भारत के अंदर अंग्रेजों ने बहुत सारे विकास किए थे, लेकिन सोच विकास की नहीं थी, सोच उसकी गलत थी। अंग्रेज ये नहीं चाहते थे कि भारत का मतलब विकास हो, अंग्रेज ये चाहते थे हम भारत को लूट के ले जाएं।
लेकिन लेकिन वो करना कुछ चाह रहे थे, लेकिन हो गया कुछ और ही। भारत का विकास, अंग्रेजों ने विकास जरूर किया था। 1858 के बाद की अगर बात करें तो अंग्रेजों ने भारत का विकास बहुत किया था, और उस विकास के तलबे पे हमारा संवैधानिक, भारत का संवैधानिक विकास हुआ था, और उसी के बदौलत भारत का संविधान बना था, और उसी की बदौलत आज हम हमारे यहाँ पर लोकतंत्र स्थापित है। दोस्त, मैं मानता हूं मेरे दोस्त कि उसका मुख्य वजह है, भारत में लोकतंत्र आने की मुख्य वजह है ना, वो 1857 की क्रांति है। अगर 1857 की क्रांति नहीं होती तो भारत में विकास नहीं होता, और विकास नहीं होता तो ये जाते नहीं अंग्रेज यहाँ से छोड़ के, और जाते नहीं तो संविधान भी नहीं बनता, संविधान नहीं बनता तो लोकतंत्र नहीं आता। 1857 की क्रांति एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन 1857 की क्रांति से पहले की अगर मैं बात करूं, 1857 की क्रांति से अगर मैं पहले की बात करूं तो 1857 की क्रांति से पहले क्या था? पहले क्या था कि अंग्रेज ये चाहते थे कि भारत को लूटा जाए और हमारे पास से रुपये पहुंचाए जाए। तो ध्यान से सुने, ध्यान से सुने। अंग्रेज जब आए भारत अंग्रेज जब भारत आए तो अंग्रेजों का एक ही सोच थी कि भारत के अंदर व्यापार किया जाए। प्रशासन नहीं था। देखो, दो पार्ट होते हैं, प्रशासन और व्यापार। लेकिन पहले उसकी थिंकिंग ये थी कि हम भारत के अंदर व्यापार करें। प्रशासन की कोई सोच नहीं थी, व्यापार की सोच थी। जब वो आए तो क्या हुआ, कुछ राजाओं के साथ, ये मैं इतिहास का पार्ट है, इतिहास में डिटेल से पढ़ाऊंगा, यहाँ इसका कोई पार्ट नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा लिंक कर देता हूँ उसे। तो उसके साथ थोड़ा सा झगड़ा होने के बाद लड़ाइयाँ होने के बाद में जो बंगाल का जो गवर्नर है, पहले बंगाल का गवर्नर हुआ करता था, जो बंगाल का गवर्नर है, उस गवर्नर में अंग्रेजों ने क्या किया, अपना व्यक्ति वहां पर बिठा दिया और प्रशासन का आगाज हो गया। अंग्रेजों के द्वारा प्रशासन का आगाज हो गया। तो क्या हुआ, जो अंग्रेजों के द्वारा जो एलिजाबेथ थी, उसने कुछ व्यक्तियों को भारत में भेजा कि भाई तुम भारत में जाके व्यापार कर लो, कि भाई तुम भारत में जाके व्यापार कर लो, और जो वहां से कुछ रुपये मिले उसमें से कुछ रुपये तुम रख लेना और कुछ रुपये हमें यहाँ पर ब्रिटिश के अंदर पहुंचा देना। लेकिन 1773 में ये हुआ कि वो जो आए थे भारत के अंदर व्यापार करने, उन्होंने एलिजाबेथ को कहा कि हमने तो यहाँ से कुछ रुपये कमाए नहीं है, हमारा तो मामला घाटे में चल रहा है, हमको तो रुपये पुगाओ। तो उसने सोचा कि ये क्या हो गया, हमको तो रुपये नहीं आ रहे और हमने वहाँ इनको व्यापार करने पे भेज दिया है। तो वहाँ की जो महारानी थी, ब्रिटिश की महारानी जो थी, उसने सोचा कि हम उस पर कुछ रूल लगाएं। तो 1773 के अंदर एक रेगुलेटिंग एक्ट आया। 1773 के अंदर ब्रिटिश द्वारा जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उस पर एक रेगुलेटिंग एक्ट लगाया गया था। वो रेगुलेटिंग एक्ट भारत के अंदर इसलिए आया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको रेगुलेट करने के लिए। अब रेगुलेट क्या होता है, यानी कंट्रोल करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश द्वारा भारत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर 1773 के अंदर पहला रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। इसके द्वारा बाद में धीरे धीरे और भी एक्ट लाए गए और 1858 तक आते आते भारत के अंदर एक उग्र क्रांति हो गई। और क्रांति होने के बाद में क्या हुआ, भारत में क्रांति होने के बाद में क्या हुआ कि जो जनता है उग्र हो गई। फिर ब्रिटिश की जो महारानी थी उसने सोचा ये क्या बात हुई, तो उसने जो यहाँ पर जो उसने गवर्नर छोड़ा था उसके द्वारा एक पैगाम पहुँचाया और उस पैगाम में ये लिखा हुआ था, हम अब जो हो गया है सो हो गया है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो किया है, अब हम ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा के हम डायरेक्ट आप पे शासन करेंगे और आपके लिए भला ही भला करेंगे। तो ये थिंकिंग देके 1858 की क्रांति के बाद में क्या हुआ, जो
ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो समाप्त हो गई और ब्रिटिश सीधा शासन करने लग गई। तो यही हमने भारत के संवैधानिक विकास के अंदर बताया है कि जो कंपनी का जो रूल है, कंपनी का रूल है जो 1773 से 1857 तक चला, उसके बाद में जो क्राउन का रूल है, जो सीधे चला। अब क्राउन क्या होता है, देखो जो ब्रिटिश है, ब्रिटिश में दो शासन, एक तो सरकार होती है, दूसरा क्राउन होता है। सरकार मतलब प्रधानमंत्री और क्राउन का मतलब वहां एक महारानी होती है। जैसे यहाँ राष्ट्रपति होता था ना आगे, तो उसी प्रकार वहां एक महारानी होती है। तो क्राउन का शासन 1857 से लेकर 1947 तक क्राउन का शासन चला। लेकिन 1857 से अगर पहले की बात करें तो 1857 से पहले कंपनी का शासन था, यहाँ कंपनी शासन करती थी। लेकिन 1857 की क्रांति होने के बाद कंपनी ने सोचा, महारानी ने सोचा कि अब कंपनी के कुछ हाथ में नहीं छोड़ा जाए, हम डायरेक्ट शासन करें। तो ये 1857 से यहाँ पर ये क्राउन शासन करने लगी। दोस्तों एक बार इसको लिख लो ताकि ये आपको याद रहे, और फिर मैं आगे बताता हूं कुछ। अब देखो दोस्त, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ये 1773 में हमारे यहाँ तो वो चल रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो उसने सोचा कि हमारे पास कोई रुपये भी नहीं पुगा रहे और ऐसे ऐसे सिस्टम है, तो उसने कुछ रूल दिए। तो उसने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 दिया। पहली बात तो ये बताता हूँ कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 भारत आया क्यों। भारत आया इसलिए वह ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए आया। जैसे हमारे घरों के अंदर पंखा होता है, एक पंखे के अंदर गोल वाला जो होता है ना बटन, वो क्या करता है, वो होता है रेगुलेटर। उसके माध्यम से हम पंखे को कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसी प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट आया 1973 भारत के अंदर आया। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि जब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया उस समय ब्रिटिश का राजा कौन था। ब्रिटिश का राजा था जॉर्ज थर्ड ब्रिटिश का राजा था जब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 भारत आया। दूसरा पूछा जाता है कि वहां प्रधानमंत्री कौन था, लॉर्ड नॉर्थ वहां का प्रधानमंत्री था और जॉर्ज थर्ड वहां का राजा था। ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। पहले तो बात आप इसको याद कर लो कि लॉर्ड जॉर्ज तृतीय तो वहां का ब्रिटिश का राजा था, लिख लो, और प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ था। एक बार इसको नोट कर लो, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब क्या हुआ, पहली बात तो ये बनती है कि भाई ये क्यों आया, जो मैंने बता दिया है। अब बात आती है इसमें था क्या, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में यानी उस राजा ने क्या कहा था और ये था क्या। ये ऐसा था जैसे मानो पहले क्या होता था, पहले रेगुलेटिंग एक्ट आने से पहले बंगाल का गवर्नर होता था, बंगाल का गवर्नर। यानी मैं अगर इस समय के भारत के अंदर आपको लेके जाऊं, इस समय के अगर भारत के अंदर आपको लेके जाऊं, तो ये इतना जो हिस्सा है मेरे दोस्त, ये इतना हिस्सा है मद्रास का, क्या है, मद्रास का। और यहाँ जो इतना जो हिस्सा है वह है बॉम्बे का। किसका है, बॉम्बे का। यहाँ अलग अलग प्रेसिडेंट्स थे, यानी जो राज किए जाते थे, यहाँ अलग अलग गवर्नर बैठते थे पहले, अलग अलग गवर्नर, बॉम्बे का गवर्नर और मद्रास का गवर्नर, और यहाँ क्या था, बंगाल का गवर्नर। यहाँ क्या था, बंगाल का गवर्नर। ये था बंगाल और यहाँ बैठता था बंगाल का गवर्नर। अंग्रेजों ने सबसे पहले यहाँ के व्यापार किया और यहाँ का जो गवर्नर था उसके साथ वहाँ अपना गवर्नर को बैठा दिया, जिसके कारण क्या हुआ, जब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया
तो उस टाइम क्या हुआ था, अंग्रेजों ने लगभग मद्रास में भी अधिकार कर लिया था, बॉम्बे में भी अधिकार कर लिया था और बंगाल में भी अधिकार है। बंगाल भी अंग्रेजों के अधीन था, मद्रास भी अंग्रेजों के अधीन था और बॉम्बे भी अंग्रेजों के अधीन था। तो देखो दोस्त, ऐसी कंडीशन में क्या हुआ, तो जब 1773 का जब रेगुलेटिंग एक्ट आया तो उसने राजा ने ऐसा कहा कि वही जो मद्रास है और जो बॉम्बे है उसको इस बंगाल के अधीन कर दिया जाए। बॉम्बे के गवर्नर तो बॉम्बे का गवर्नर रहेगा, ठीक है, मद्रास का गवर्नर रहेगा, लेकिन इन दोनों गवर्नर को बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया जाए। समझ में आई बात? यानी इन दोनों गवर्नरों को इसके अधीन कर दिया जाए। फिर बंगाल का गवर्नर का नाम बंगाल का गवर्नर अच्छा नहीं लगेगा, यहां भी मद्रास का गवर्नर, बॉम्बे का गवर्नर और फिर यहाँ बंगाल का गवर्नर अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ कह दिया गया जो बंगाल का गवर्नर था उसका नाम चेंज करके रख दिया गया बंगाल का गवर्नर जनरल। बंगाल का गवर्नर जनरल। पहली बात यह है इसकी कि जो बंगाल का गवर्नर का जो पद था उसे हटा के बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। दूसरी बात ये कि जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी, मद्रास प्रेसिडेंसी थी, उसको बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। यानी इन दोनों को बंगाल के अधीन कर दिया गया। बॉम्बे के गवर्नर को, मद्रास के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया गया। बंगाल का गवर्नर का जो पद था उसको बदल के बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। अब बात आती है सर बंगाल का गवर्नर जनरल था कौन? तो देखो बंगाल का गवर्नर जनरल था कौन? हेस्टिंग था। तो क्या हुआ, जो हेस्टिंग है वह था उस समय। तो देखो जो उस समय क्या था, जो बंगाल का गवर्नर था ना उस समय, तो उस बंगाल के गवर्नर का नाम देखो, मैं यहाँ ऐसे तीर लगा के बनाता हूँ, लेकिन आपको क्या करना है, आपको लिखना है। मैंने पहली बात क्या बताई थी, ये बताई थी कि बंगाल का जो गवर्नर था उसका पद को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, ये लिख लो। दूसरी बात मैंने ये बताई कि बॉम्बे और मद्रास की जो प्रेसिडेंसी थी उसको बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया, दूसरी बात लिख ली। और मैं तीसरी बात ये बताई थी कि जब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 भारत आया उस समय जो बंगाल का गवर्नर था वो था वॉरेन हेस्टिंग। कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स था। अब ध्यान से सुनो क्या कहानी है। बंगाल का गवर्नर उस समय वॉरेन हेस्टिंग्स था। जब उसको पद को बदला तो वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के गवर्नर से क्या बन गया? बंगाल का गवर्नर जनरल। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाए, सर क्या पूछा जाता है? तो ध्यान से सुनो। पहला क्वेश्चन तो ये बन गया, यहाँ के क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे सीजीएल में बार बार पूछे भी गए। पहले तो मैंने ये बताया था आपको कि पहला क्वेश्चन तो ये है कि जब बंगाल 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के समय बंगाल का ब्रिटिश का राजा कौन था? जॉर्ज III। दूसरा क्वेश्चन, ब्रिटिश का प्रधानमंत्री कौन था? तो लॉर्ड नॉर्थ। तीसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि जब ये रेगुलेटिंग एक्ट आया उस समय भारत का बंगाल का गवर्नर कौन था? इसका आंसर होगा वॉरेन हेस्टिंग्स। चौथा क्वेश्चन ये बनेगा कि भाई बंगाल का जो गवर्नर है, अंतिम बंगाल का गवर्नर कौन था? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अंतिम बंगाल का गवर्नर कौन था? तो अंतिम बंगाल का गवर्नर था वॉरेन हेस्टिंग्स। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। अंतिम बंगाल का गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स। प्रथम बंगाल का गवर्नर, अंतिम बंगाल का गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स। प्रथम बंगाल का गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स। इस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे। तो इस प्रकार से आप इसको नोट करो, फिर आगे की कथा शुरू करते हैं हम।
स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। और देखो उसने क्या किया, ये वॉरेन हेस्टिंग्स। अब देखो, अब आगे रेगुलेटिंग एक्ट में क्या गया था, तो बंगाल का जो गवर्नर है और बंगाल का गवर्नर, ये सारे क्या थे, अंग्रेजी थे। वॉरेन हेस्टिंग्स क्या था, अंग्रेजी था। तो उसने क्या किया, इसकी सहायता के लिए, यानी जो वॉरेन हेस्टिंग्स है, बंगाल का गवर्नर जनरल है, उसकी सहायता के लिए, सहायता के लिए क्या किया, 4 सदस्यों की परिषद भेज दी। 4 सदस्यों की परिषद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बंगाल के गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यों की परिषद बना दी कि भाई ये तुम्हारी सहायता करेंगे, इसके लिए 4 सदस्यों की परिषद बना दी गई। ये चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो वॉरेन हेस्टिंग्स या बंगाल के गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यों की परिषद बना दी गई, ये भी नोट करो। फिर अगला चीज बताता हूं। अब देखो, इतनी चीजें समझ में आ गई। मैं धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर कराने की कोशिश कर रहा हूं। तो मेरे को लगता है आपको ये चीजें होती है ना, ये चीजें रेगुलेटिंग एक्ट है बहुत सारे, ये ज्यादातर बच्चों की समझ में नहीं आते। तो धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर कराने की कोशिश कर रहा हूं। एक बात ध्यान रखना, इस अधिनियम के तहत 26 जनवरी, इस अधिनियम के तहत 26 जनवरी 1773 या 1774 के अंदर बंगाल के अंदर उच्चतम न्यायालय बनाया गया। उच्चतम न्यायालय, बंगाल के अंदर सर्वोच्च न्यायालय अर्थात उच्चतम न्यायालय बनाया गया। यानी 26 जनवरी 1774 को इस अधिनियम के तहत बंगाल के अंदर उच्चतम न्यायालय का निर्माण किया गया। उच्चतम न्यायालय के अंदर 1+3 थे, 1+3 न्यायाधीश थे। एक का मतलब एक था सीजीआई मुख्य न्यायाधीश सीजीआई, और 3 थे अन्य, 3 क्या थे, अदर, और एक क्या था, मुख्य न्यायाधीश। और जो मुख्य न्यायाधीश था, जज था, वो था, पहला जो जज बना था उसका नाम था सर एलिजा है इम्पे, सर एलिजा इम्पे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दे लो। 26 जनवरी 1774 को अंदर बंगाल के अंदर उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। उच्चतम न्यायालय 1+3 थे, एक होता था सीजीआई और 3 होते थे अन्य। जो प्रथम सीजीआई बना था उसका नाम है सर एलिजा इम्पे। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, सर एलिजा इम्पे, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, ये क्यों बनाया गया, कारण क्या था, 1773 के अंदर ये क्यों बना, वो कारण क्या था। ये इसलिए बना दोस्त, ये उच्चतम न्यायालय इसलिए बनाया गया कि भाई जो अंग्रेज है ना, वो अंग्रेज कहीं कोई गड़बड़ी ना कर दे, उस गड़बड़ी को सुलझाने के लिए बनाया गया था। ऐसा नहीं कि जनता की जो प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए। अंग्रेज भारत का भला कभी नहीं चाहते थे। अंग्रेजों को एक अच्छा इंसान मानना गलत बात है। अंग्रेज भारत का भला नहीं चाहते थे। अंग्रेजों ने यहाँ पर उच्चतम न्यायालय जनता के लिए नहीं, अंग्रेजों के लिए बनाया, ताकि अंग्रेजों में कोई झड़प हो तो उच्चतम न्यायालय में जाए। अंग्रेज कोई गलत काम करे भारत के अंदर तो उच्चतम न्यायालय में जाए। गलत काम कैसा, मतलब वहाँ रुपये है, वो रुपये वहाँ ना पहुँचाए, तब ये उच्चतम न्यायालय, अंग्रेजों के लिए उच्चतम न्यायालय इस प्रकार से बना। सर एलिजा इम्पे प्रथम सीजीआई थे, इसको नोट करो। फिर अगला कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा हूँ, एक कॉन्सेप्ट लिखा के क्लियर करा रहा हूँ। एक कॉन्सेप्ट आप डिटेल से उतार रहे हो तो इस प्रकार से समझ में आ जाता है, इसलिए ये लिख लिया होगा।
अब ध्यान से सुनो, जब रानी एलिजाबेथ थी, महारानी एलिजाबेथ थी, उसने 15 साल का जो दिया था कि भाई तुम 15 साल तक व्यापार कर सकते हो, लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट में यह भी बात कह दी गई थी, रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर यह भी बात कह दी गई थी कि 20 साल बढ़ा दिए गए थे। जो व्यापार था, व्यापार के लिए 20 साल बढ़ा दिए गए, व्यापार के लिए 20 वर्ष वृद्धि, यानी व्यापार की 20 साल के लिए और छूट दे दी, व्यापार के लिए 20 साल के लिए और छूट दे दी। और इसको बोलते हैं ट्रेड मोनोपोली, ट्रेड मोनोपोली, यानी जो ट्रेड मोनोपोली है, ट्रेड मोनोपोली यानी भारत में व्यापार करने का उसे जो एलिजाबेथ ने वो पत्र दिया था कि तुम भारत के अंदर व्यापार कर सकते हो, ट्रेड मोनोपोली थी, उस ट्रेड मोनोपोली को 20 साल के लिए वृद्धि कर दिया गया, ट्रेड मोनोपोली को 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया, 20 साल के लिए वृद्धि कर दिया गया। इसके अलावा और क्या क्या थे वो देखो, 20 साल मतलब 20 साल का मतलब यानी 1773 से लेकर आप 1793 तक यहाँ पर व्यापार कर सकते हो, 1773 से लेकर 1793 तक आप यहाँ पर आराम से व्यापार कर सकते हो। तो ये था हमारा दोस्त 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है। इसके बाद में आया था 1781 का और एक्ट आया था, वो भी हम यहीं पढ़ लेते हैं, एक बार इसे नोट करो, इसे सुनो। उसके बाद में जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें कुछ कमियां रह गई थी, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ कमियां रह गई थी, इसलिए ब्रिटिश सरकार ने एक्ट ऑफ सेंटिमेंटल 1781 दिया, एक्ट ऑफ सेंटिमेंटल 1781 दिया। इसके माध्यम से देखो कमियां क्या थी, एक बहुत बड़ी कमी रह गई, जब यहाँ पर उच्चतम न्यायालय की 26 जनवरी 1774 के अंदर जब यहाँ पर उच्चतम न्यायालय की, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई कि भाई अंग्रेज कोई घोटाला करे और रुपये ना पहुंचाए हमारे पास, तो आप यहाँ पर हम क्या करेंगे, न्याय देंगे, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी। लेकिन अंग्रेज बहुत चालू थे, यहाँ पर जो व्यापार करने वाले अंग्रेज आए थे वो बहुत चालू थे। उसने क्या किया, जो जज था, सीजीआई था, उसके साथ क्या कर ली थी, सेटिंग कर ली थी, तो कि हम दोनों साथ साथ हैं, हम ही दोनों व्यापार करें। तो इस प्रकार से क्या हो गया, सर्वोच्च न्यायालय में किसी प्रकार का न्याय नहीं है, और इसके आधार पर यहाँ पर 3 व्यक्तियों को फांसी भी चढ़ा दी गई थी, उसका भी न्याय नहीं हुआ था। जैसे वो घसीटी बेगम है, उनको फांसी चढ़ा दी गई थी, फांसी चढ़ाने से यहाँ पर मामला गड़बड़ा गया था, और मामला गड़बड़ाने के कारण में जो 1773 में थे, तो 1781 के अंदर एक्ट ऑफ सेंटिमेंटल आया। एक्ट ऑफ सेंटिमेंटल के माध्यम से क्या किया गया था, पहले जो उच्चतम न्यायालय था और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसमें गठजोड़ था, यानी एक ही का दोनों एक ही चीज पे थे, इस कारण से दोनों ने सेटिंग कर ली थी। तो इसमें सबसे बड़ा जो बदलाव किया गया, एक ही बदलाव है, वो क्या था, जो जनरल है, गवर्नर जनरल व न्यायालय, गवर्नर जनरल और न्यायालय दोनों को अलग अलग कर दिया गया था, दोनों को अलग अलग कर दिया गया था। पहले ये साथ थे, इसी कारण तो सेटिंग कर ली। अब जो गवर्नर जनरल है, न्यायालय के अंदर सरकार ने ऐसे बंदे भेज दिए, अदर बंदे भेज दिए जो जनरल से कुछ नाता ही नहीं रखते थे, यानी इन दोनों को पूर्ण तरीके से अलग कर दिया गया, ताकि कोई भी अगर हमारे विरुद्ध कोई घोटाला करे तो यहाँ पर न्याय हो जाए। तो 1700 एक्ट ऑफ सेंटिमेंटल 1781 के अंदर पहला बदलाव यही किया गया था, जनरल और जो न्यायालय है उन दोनों को अलग कर दिया गया। आज भी देखें तो न्यायपालिका और जो कार्यपालिका है उनको अलग अलग कर रखा है, दोनों नहीं है, लेकिन कार्यपालिका और विधायिका दोनों में संबंध है। उसी प्रकार यहाँ भी संबंध थे, लेकिन 1781 के बाद में ये संबंध
अलग हो गए थे। इसके बाद में आया था 1774 का एक्ट। तो एक बार इतना ही पढ़ते हैं तो आपको ये क्लास कैसी लगी। इसके बाद में मैं अगले अगले जो एक्ट आएंगे वो एक्ट बताता जाऊंगा। 1800 पहले हम 57 तक पढ़ेंगे और उसके बाद में 1947 तक पढ़ेंगे और उसके बाद में मैं आपको संविधान किस प्रकार बना वो पढ़ाऊंगा। फिर हम पॉलिटी स्टार्ट करेंगे। तो डिटेल से पॉलिटी पूरी भारतीय राज्य व्यवस्था को मैं डिटेल से बताने वाला हूँ। एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा और एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बचेगा जो मेरी क्लास में ना हो। पूरी क्लास देखने के लिए थैंक यू।